असल में देखिए, युद्ध की मारक क्षमता या युद्ध का स्वरूप तो लगातार बदलता रहा है समाज के स्वरूप के बदलाव के साथ ही। लेकिन अभी जो यह खतरा आया है ड्रोन की, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, और प्रति ड्रोन 50,000 बता रहे हैं, तो प्रति ड्रोन में 50,000 की कीमत में क्या होती है? यहाँ तो पिस्तौल नहीं मिलता है 50,000, और इतने कम दाम में अगर ड्रोन हासिल होने लगेगा, और जाहिर है कि इसकी तस्करी भी होगी, और इसका जो नॉन स्टेट एक्टर है उनके हाथ में भी ये चीजें जाएंगी। सुनील सर भाई, आ आप गए जुड़े हैं हैं आप? क्या? आपको कुछ जोड़ना था बीच में आपको सर? आप नहीं, आप कंटिन्यू करो सर का, मैं बाद में मेरा जो है वो कंक्लूजन करूंगा। बस अपनी कंटिन्यू कर लें तो ठीक। आप प्रफुल्ल भाई के बाद आपका कंक्लूजन ले लूंगा, फिर मैं विनय जी के पास आ जाऊंगा। ठीक है जी, प्रफुल्ल जी। जो नॉन स्टेट एक्टर है उसके पास इसके पहुंच जाने की आशंकाओं से तो बिल्कुल ही इनकार नहीं किया जा सकता है, बल्कि अब स्टेट जो खुद है वो नॉन स्टेट एक्टर्स को अधिक एक्टिवेट करके ये सारी कारगुजारियां करेगा, जैसा कि डमी वार या जो भी कर लीजिए, जो पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद के सहारे करता रहा है, और कहेगा कि इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। असल सवाल यह है कि दुनिया को फिर से इस बात पर सोचना होगा कि दुनिया को रहना है कि नहीं रहना है। मरने के तो 50 उपाय दुनिया ने खोज निकाले हैं, और ये सब किस लिए हो रहा है? अगर दुनिया ही न रहेगी तो ये सब किस लिए होगा? तो ये भयानक तो है ही, लेकिन ये एक नैतिक प्रश्न है और कूटनीतिक प्रश्न भी है कि किसी को भी, दुश्मन को ही नहीं, किसी को भी अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये हमारे भारत में चाणक्य नीति जिसे कहते हैं, या हमारी जितना मेगा टेक्स्ट है, रामायण हो महाभारत हो, सब में इस बात को रेखांकित किया गया है कि कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए जो आपके सामने है उसको। लेकिन हमारी आदत ऐसी हो गई है, अभी जो वर्तमान जो हमारे साथ जो लोग सत्ता में है, ये तो अपने को किसी से कमजोर नहीं मानते और दूसरे को अपने से बिल्कुल ताकतवर नहीं मानते। हर किसी इनके लिए कमजोर है। हर किसी के साथ जो इनका व्यवहार होता है वो बहुत ही हल्का व्यवहार होता है, और नतीजा आज आप देख ही रहे हैं। तो अगर इस युद्ध को और इस वारफेयर को अगर कोई चीज बदल सकती है तो वो बदल सकती है जो नैतिकता है वह। इसकी जो हमारे वैज्ञानिक हैं, वे अंधाधुंध वैज्ञानिक विकास और वैज्ञानिकों का जो बहुत बौद्धिक वर्ग है, जो विज्ञान ये सारे अनुसंधान करते हैं, और उनको भी सोचना चाहिए कि मारक अनुसंधान की कोई सीमा रेखा वो तय करें। मुझे पता नहीं, यह लगता है बार बार आइंस्टीन की याद आती है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे गीता की तलाश में लग गए थे, जिस गीता को लोग बोलते हैं कि युद्ध को भड़काने वाला, या अन्य तरह से उसकी व्याख्या की जाती है। लेकिन इसके लिए समाज में और राजनेताओं में जो समाज के अगुवा लोग हैं, और उनको इस बात पर सोचना चाहिए कि विज्ञान की जो, देखिए विज्ञान एक शक्ति है, और उस शक्ति का अगर डायरेक्शन अगर सही नहीं होगा, पावर का डायरेक्शन अगर गड़बड़ा जाता है तो उससे बहुत सारे संघात उत्पन्न होते हैं। आज रूस का हो गया है, कल भारत को क्या दुनिया का हर देश डरा हुआ है, जो दूसरे का मजाक उड़ाता है, जो दूसरे का खिल्ली उड़ाता है। और ये देश ही नहीं है, व्यक्तियों के संदर्भ में भी, समुदायों के संदर्भ में भी किसी को कमजोर, तुच्छ, ओछा नहीं समझना चाहिए। और यह हमारी भारतीय संस्कृति की मूल भित्ति है, और पूरी दुनिया की भी जितनी नैतिक कथाएं हैं वो यही कहती हैं। जिस समय में ये नहीं, हथियार नहीं थे, उस समय भी लोगों की हत्या होती थी, लोगों का नाश किया जाता था, युद्ध होते थे। तो ये तकनीकी बात तो हम उतना इसकी नहीं समझते हैं, क्योंकि तकनीकी ज्ञान मुझे है नहीं, लेकिन इसके राजनीतिक और नैतिक पक्ष की बात जरूर समझते हैं। और अगर यह आर्थिक गतिविधियों के लिए हो रहा है, बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार के लिए हो रहा है, तब तो और ही खतरनाक है। जी सर।